नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भाई राजू पारुलेकर जी। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। नमस्कार। महाराष्ट्र में कुछ पक रहा है और क्या पक रहा है वो बाहर तक समझ में नहीं आ रहा है, और इसका सीधा लेना देना इंडिया गठबंधन के साथ है। हार के बाद वैसे भी एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे पे जिम्मेदारी देना, ये लगातार शुरू हो जाता है। एक तरफ तो शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, जो बिग माउथ हैं, लगातार बोलते रहते हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने प्रतिद्वंदी शरद पवार की पार्टी में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है। एक उन्होंने ये आरोप लगाया। उसके बाद कांग्रेस से विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया संजय राउत और शिवसेना और बाकी सब पे कि ये लोग मीटिंग नहीं करने देते थे, मीटिंग होती नहीं थी, और इसके चलते गठबंधन में लेट हुआ, टाइम नहीं मिला प्रचार का। ये सारा कुछ तो हो ही रहा है। मजेदार बात यह है कि उद्धव ठाकरे के बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे, वो लगातार मिल रहे हैं। पिछले एक महीने में 3 बार मिल चुके हैं फडणवीस से। फडणवीस की तारीफ सब लोग कर चुके हैं। संजय राउत ने तारीफ की थी उनकी, उद्धव ठाकरे ने तारीफ की थी, सारे लोग उनकी तारीफ कर चुके हैं। सुप्रिया सुले ने तारीफ की थी। और इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार ये आ रहा है कि उसमें बातचीत नहीं हो रही है। संजय राउत ने ही कहा कि बातचीत नहीं हो रही है, मीटिंग नहीं हो रही है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज ऐसा लगता है रही नहीं गई है। और दिल्ली चुनाव में खासतौर पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है, उससे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं ही चल रहा है। तो एक सवाल तो ये है कि क्या इंडिया गठबंधन टूट गया है? महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी, क्या महाराष्ट्र से ही इसके टूटने की शुरुआत हो गई है? नंबर 1। हालांकि इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में अलग अलग लोग लड़ चुके हैं, साथ लड़ना विधानसभा में कोई शर्त नहीं है। लेकिन क्या अब चीजें बहुत आगे चली गई हैं? आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है, मीटिंग तो नहीं ही हुई है, ये सच्चाई है। दूसरी बात यह कि क्या महाराष्ट्र में सरकार बहुत जल्दी में है दूसरी पार्टियों को तोड़ने की? क्या उद्धव ठाकरे फिर से भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं? और तीसरी बात यह कि अब कांग्रेस के पास ऑप्शंस क्या बचे हुए हैं? इसके अलावा महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद क्या क्या हो रहा है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत इसी बात से, सवाल मेरा कुछ नहीं है राजू भाई, मैंने सब खोल के रख दिया है और आप इसको जैसे चाहें वैसे ले लें। आपने जो आखिरी बात की, धन्यवाद अशोक जी। आपने जो आखिरी बात की, कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या बचे हैं, तो कांग्रेस के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, क्योंकि कांग्रेस कुछ अभी वो कदम ही नहीं उठा रही। एक तो इंडिया गठबंधन की जो बात की, महाराष्ट्र में हो या देश में, जो भी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी एक एक वजह यह है कि कांग्रेस का इनर्शिया भी है। कि इतना इनर्शिया मैंने कांग्रेस जैसे पार्टी में बहुत कम देखा है। तो मुझे नहीं, एक पता नहीं, आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी पता नहीं कि उनका नेतृत्व कौन है, डिसीजन कौन लेता है, किससे बात करनी चाहिए, कौन किससे बात करने से ठीक हो जाएगा, या कोई मुद्दा है तो कैसे उठाया जाएगा उनकी तरफ से। ये सारी बातें बोलने के लिए कम्युनिकेशन वो सब कुछ नहीं है, ना महाराष्ट्र में है ना देश में। ये एक बात हो गई। अब दिल्ली में जो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे भी शायद जा रहे हैं आपके प्रचार में, तो मुझे हाँ, लगता है कि शिवसेना ने भी, हाँ। हाँ, शिवसेना भी आ रहे हैं। तो आप गठबंधन का आपका ये है कि बाकी सारी पार्टियां ये मान रही हैं कि हम इकट्ठा रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस उनको ठीक से अपना अपना जो नेतृत्व है उसको प्रकट नहीं कर रही है, इसलिए इनको लेकिन तकलीफ है। लेकिन राजू भाई, एक सेकंड आपको रोकूं। नवंबर में ही अरविंद केजरीवाल ये घोषणा कर देते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में जाकर चुनाव लड़ते हैं सारी सीटों पर, कश्मीर में जाकर लड़ते हैं सारी सीटों पर, गोवा में सारी सीटों पर चुनाव लड़ा था ममता बनर्जी, त्रिपुरा में सारी सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, असम में सारी सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, और उस समय कांग्रेस से गठबंधन करने की कोई कोशिश भी नहीं करती हैं। तो एक सवाल उठता है कि क्या जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की है? क्या इंडिया गठबंधन के लोगों ने इसके पहले कोई कोशिश की कि कांग्रेस और आपके अंदर कोई गठबंधन हो जाए? मैं आपको ये एक बात बताता हूँ, शरद पवार का एनसीपी जो है वो गुट है, और आप पार्टी, मैंने हमेशा ये बोला है कि उनको पकड़ना नहीं चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है या नहीं है, इसमें पकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं उनके साथ कांग्रेस के तालमेल जो हैं वो इतने अच्छे रहने, यानी अखिलेश के साथ समझिए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे तो कांग्रेस को बहुत मानते हैं, यानी मैंने खुद बात की थी तो इलेक्शन से पहले बहुत। लेकिन कांग्रेस बस वो प्यार जो है वो एक तरफा होता है, यूनिलैटरल होता है, बायलैटरल प्यार में पर्यावर्तित होने की मौका ही नहीं देते। वो तो इंसान इंडिविजुअल को भी पता है और संगठन को भी, लोगों को पता है। तो ये जो समस्या कांग्रेस की रही है उसको जब तक कांग्रेस रिपेयर नहीं करती,
तब तक आप ज्यादा, मैं आप पार्टी के पूरी तरह से मैं मानता हूं कि आप पार्टी बीजेपी है आरएसएस के अपना बच्चा है वो, आप पार्टी। मैंने उसको शुरू से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी का इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन को, उसके बाद आप पार्टी बनी, उसका नाम पहले स्वराज करना था लेकिन वो ना बना, वो सब हुआ कैसे मुझे मालूम है। तो आप पार्टी को आप पकड़िए नहीं, आप पार्टी कोई इंडिया गठबंधन की है ही नहीं, आप पार्टी बीजेपी के ही है, एक छोटा पैक है वो। लेकिन बात यह है कि इंडिया गठबंधन का अपना अस्तित्व जो है वो सबसे बड़ी पार्टी और नेतृत्व जो कर रही है कांग्रेस के ऊपर है। वो कांग्रेस क्या कर रही है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और महाराष्ट्र में भी यहाँ तक पता चलता है कि लड़ाई जो है, अब देखिए यहाँ विपक्ष तो बचा ही नहीं है महाराष्ट्र में करीब करीब, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक है, कुछ बाकी दलों के विधायक, उनको साथ में रहकर लड़ना चाहिए। तो आपने जैसे शुरू में कहा, फडणवीस की तारीफ में लगे हुए हैं, होड़ लगी हुई है कि फडणवीस कितने अच्छे हैं, सही है, गलत है। अरे गढ़चिरौली में जाते हैं वो, क्योंकि सुरजागढ़ में वो प्लांट है अडानी का, गढ़चिरौली में उनका कोई नक्सलाइट, देखिए नक्सलवाद खत्म होके बहुत साल हो गए, थोड़ा इक्का दुक्का जो नक्सलवाद बचा है वो नक्सलवाद नहीं है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। वो पैसा लेना यानी फिरौती वसूल करना, इसको नक्सलवाद नहीं कहते। तो वो फिरौती वसूल करने वाली कुछ गैंग्स बची हुई है, तो उनका तो कानून से निपटारा हो सकता है। उनको गढ़चिरौली में स्पेशल इंटरेस्ट आ गया है, इसकी वजह यह है कि अडानी का प्रकल्प है वहां पर सुरजागढ़ में। उसके लिए कई जो कार्यकर्ता है वो जेल में भी है, आज भी बंद है सर, वो उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, ट्रायल भी नहीं हो रही, जैसे कि हमेशा के लिए रॉनी विल्सन के साथ हुआ, जो सबके साथ हुआ। तो बात यह है सर कि फडणवीस की तारीफ ये लोग जो कर रहे हैं, उनमें उनका इतना ही है कि मेरी संपत्ति कुर्क मत करो, मेरी संपत्ति को ईडी मत लगाओ, मेरी जो पावर है जितनी है बची हुई वो मिल बांट के खाते हैं, आप मौका दीजिए, मेरे 4 काम आप भी करिए क्योंकि आप हम सब के आका है। ये लेवल पे ये सब चल रहा है और इसका कोई राजनीतिक मुझे वो नहीं दिखता, मूल्य नहीं है एक, और लोगों के लिए तो खास करके कुछ भी उसमें रखा नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों के हित में कोई पार्टी आज के तारीख में काम करते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि अडानी को कोई रोक नहीं रहा है। वो यहाँ पर जंगल और बाकी संपत्ति का जिस तरह से नाश वो कर रहा है, उसके ऊपर कोई रोक टोक लगाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। सिविल सोसाइटी और 2-4 इक्का दुक्का लोग जो है, जो अंदर भी गए कुछ उसमें से, ये लोग छोड़ के कोई कोशिश नहीं कर रहा है। और फडणवीस की जो मुख्यमंत्री पद है, वो पहली बार वो जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे पहले 5 साल, तब उनमें प्रशासनिक एक योग्यता लगी कि उनमें है। लेकिन अब जो बने हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि वो गृह मंत्री भी है, और जब कई कई गुनहगार है वो, जबकि उनके इंस्टाग्राम पे भी रील्स आते हैं लेकिन लोग पुलिस को मिलते नहीं है। और पुलिस किस में लगी हुई है, आपको मजेदार बात बताता हूँ कि कई लोग जो जिनको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, गुंडे जो मंत्रियों के आका, उनके सुपर आका है, उनको पकड़ना जरूरी है। और उनको पकड़ना पुलिस को 20-20, 22-22, 26 दिन होता नहीं है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है बहादुरी, वो ये कर रही है कि मंजुल है अपने या सतीश आचार्य है, ऐसे कार्टूनिस्ट को नोटिस भेज रही है कि आप कार्टून ना बनाएं। ये पुलिस काम कर रही है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है पुलिस द्वारा। तो फडणवीस का दूसरा कार्यकाल इतना जबरदस्त रहने जा रहा है कि मुझे लगता है कि ये भयानक बात है, और ये महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, उनके खुद के लिए भी ठीक नहीं है। उनका पहले 5 साल के साथ उनकी जब कंपैरिजन होगी तो ये दूसरा 5 साल की शुरुआत तो लड़खड़ाती मुझे नजर आ रही है। और विपक्ष के बारे में ना बोले तो अच्छा है, आपने जैसा कहा कांग्रेस एक अपने अपने हिसाब से गलतियां कर रही है, लेकिन बाकी भी कुछ कम नहीं है। कांग्रेस की गलतियां कम हो जाए इसलिए वो अपनी तरफ से और डाल रहे हैं। तो लोकसभा के बाद 240 पे सिमट गई, यानी वो भी झूठ आंकड़ा था, लेकिन वो सिमट गई बीजेपी। उसकी जो खुशी है वो करीब करीब साल पूरा होने से पहले ही खत्म होने को आ गई है। अब लगता है कि जो 303 थे वही हाल अभी भी है, बस इतना है फर्क कि 303 में मोदी नॉन बायोलॉजिकल थे, अब बायोलॉजिकल हो गए। ये जो शरद पवार की पार्टी टूटने की लगातार बात चल रही है, ये आप कैसे देख रहे हैं? आपको चांसेस दिख रहे हैं कुछ? शरद पवार का अडानी के साथ जो नेक्सस है, गठबंधन है एक तरह का अलिखित, तो वो और बीजेपी का
अडानी के साथ जो गठबंधन है वो अलग नहीं है। तो आप समझिए कि शरद पवार बार-बार ये कोशिश कर रहे हैं, नहीं चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीज़ें शरद पवार कर रहे हैं। ये खेल है और मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक महान उद्देश्य के लिए जो किया था, जैसे कि महाराज आगरा में थे तब उन्होंने अपने जो साथी थे उनको वापस यहाँ पर स्वराज्य में यानी महाराष्ट्र में भेज दिया था। ये कहकर कि मुझे बीमार हूँ, आप मुझे ज़रूरत नहीं लोगों की, चलो मेरी बहुत बीमारी बढ़ रही है, बहुत बीमारी बढ़ रही है, मैं अब कुछ मेरा वो नहीं और वो उनकी स्ट्रैटेजी थी और वो महाराज थे और वो अलग स्वराज्य के लिए वो कर रहे थे। यहाँ पवार यही स्ट्रैटेजी अपना रहे लेकिन अपने फायदे के लिए कि अब बस ये मैं क्या यानी आप आधे गए हो लोग उनके अब और भी जा सकते हैं करके पवार ये चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म का नाम भी रहे और अडानी को पूरी मदद हो और मोदी जी की सरकार बची रहे ताकि अडानी का कोई बाल बाका ना कर सके। तो ये जो खेल है ये पवार कर रहे हैं। तो आप जो बोले कांग्रेस को ज्यादा विकल्प नहीं है सर, अपने साथी ऐसे हैं कांग्रेस के एक से एक कि राहुल गांधी कुछ भी बोले तो वो स्ट्रेटेजी या वो लड़ाई विफल कैसे हो इसके ऊपर उनके साथी काम करने लगते हैं। उसको उनको ये बोलने में शरद पवार गुट के लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे वो अडानी का मुद्दा छोड़ के बात करे। अरे अडानी का मुद्दा छोड़ के क्यों बात करे, मैं बताइए आपके पास पैसे उसमें लगे हुए हैं इसलिए बात करे क्या वो मुद्दा छोड़ के। तो यही बात तो शिंदे गुट के सारे मंत्री कह रहे थे क्योंकि उनको विदेश में जो क्रिमिनल सिंडिकेट से पैसे आते हैं वो लगे हुए हैं, वो ईडी उसके ऊपर उसको कुर्क कर सकती है, इसलिए उद्धव ठाकरे को हाथ मिलाना चाहिए बीजेपी के साथ। अब वो मंत्री बन गए सारे लोग, प्रताप सरनाइक से लेके खुद एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री बन गए थे, प्रताप सरनाइक भी मुख्यमंत्री बन गए कैबिनेट। तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे थे, वो अपने नेता को क्यों कह रहे थे उद्धव ठाकरे को हाथ मिला लो, क्योंकि इनकी संपत्ति, इनके बच्चों की संपत्ति, इनके जो काले धंधे कारनामे हैं वो सारे बचे रहे, प्रोटेक्ट हो जाए। तो इस टाइप की विपक्ष को जनता के प्रति संवेदना और जनता यहाँ पर ये चीजें हो रही है सर, दलित एक युवक की मृत्यु हुई पुलिस कस्टडी में और दूसरी जगह परभणी एक में मराठा सरपंच जो बीजेपी का ही सरपंच था उसकी हत्या हुई, उसके ऊपर सुनील हम देशमुख। आएंगे, उसके ऊपर हाँ संतोष देशमुख उसका नाम है और इसका नाम अच्छा, सोमनाथ संतोष देशमुख। सूर्यवंशी है। तो जी। ये सारी चीजें हैं उसके ऊपर बात करने यानी विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता है और मैं ये मानता हूं सर चुन के आने से भी विपक्ष का अस्तित्व दिखाई देता तो वो लोकसभा में कहां दिखाई दे रहा है। तो उनके नंबर्स हैं फिर भी वो समस्या तो एक वही है। एक एक सवाल और पूछ लूं फिर वो कानून व्यवस्था की तरफ ही चलेंगे। इसी क्रम में क्या उद्धव ठाकरे फिर से आ सकते हैं बीजेपी के साथ? आदित्य मुझे की नहीं कई लगता है सर, मुलाकातें हुई हैं। नहीं लगता है सर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आने की मानसिकता में नहीं है। वो एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं शायद क्योंकि बहुत पावरफुल हो गई है बीजेपी और उनके कार्यकर्ता जो है उन पे दबाव बनाए रखे हैं कि हमारे ऊपर केसेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री फडणवीस साहब के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर हमारे कार्यकर्ताओं की केसेस वो कर लो, ये सब करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन वो बीजेपी के साथ जाने का कोई बनता ही नहीं बात क्योंकि वहां पर शिंदे हैं, उनके पास 57 नंबर्स हैं, फिर केंद्र में भी उनका सपोर्ट है। अगर शिंदे और उद्धव एक ही गुट में तो हो नहीं सकते, तो बात ही खत्म हो जाती है वहां पर। दूसरी बात यह है कि शिंदे अगर निकल जाते, उद्धव को इतने नंबर्स नहीं है कि वो आने से बीजेपी का कुछ खासा फायदा हो जाएगा। और ऐसी हालत है कि बीजेपी जब चाहे किसी भी पार्टी को आज तोड़ सकती है, इतने पैसे हैं उनके पास और मसल भी है। तो उद्धव ठाकरे को ये मालूम है कि उनकी पार्टी और उनका वजूद खत्म हो जाएगा बीजेपी के साथ जाने से, तो वो बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं है। लेकिन बात मैं इतना बोलूं कि कांग्रेस से वो खुश नहीं है क्योंकि कांग्रेस का जो एक पैसिविटी है, कांग्रेस में जो जुनून ना होना उद्धव के लिए बहुत तकलीफ दायी लग रहा है। उद्धव ठाकरे वहां शरद पवार साहब को वो अच्छा लग रहा है क्योंकि अडानी के लिए वो सुरक्षित महसूस करते हैं उसकी वजह से। अच्छा, एमवीए के 6 उम्मीदवार हैं, प्रशांत जगताप, महेश कोटे, अजीत गवाड़े, नरेश मनेरा, सुनील चंद्रकांत भुसारा और मनोहर माधवी। इन लोगों ने बंबई के हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं उसी चुनाव को लेकर, जो उसमें है उसको लेकर अलग अलग
इन लोगों ने दावे किए हैं। और महाराष्ट्र में तो बहुत सारा तमाशा हुआ, कई गांव ने ये कहा कि हम अपना चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे, उनको कराने नहीं दिया गया। और वो एक बात तो लगातार आप लोग तो कह ही रहे हैं, मैं तो कम कहता हूं, आप लोग तो लगातार कह रहे हैं कि वहां चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं। आज भी आपने एक पोस्ट ट्विटर पे लगाई थी, मैं देख रहा था कि कैसे एक बंदा जाके वोट देता है, उसको फिल्म करता है और सारा कुछ करता है। कुछ इसका असर होने का है, कुछ असर हो सकता है मामला इस मामले का? सर, न्यायालयीन प्रक्रिया से कुछ असर होने वाला नहीं है, क्योंकि न्यायालय तो आपको मालूम है और हम बार-बार बोल चुके हैं, अब बोलने में भी वो कोई नहीं रहा कि चुनाव आयोग जैसे न्यायालय भी बहुत बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज़्ड है। लेकिन लोगों को ये मालूम है कि उन्होंने जो वोट दिए वो प्रतिनिधि चुन के नहीं आए। तो लोगों में ये बहुत बड़ी यानी वो लोग स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। एक बात। दूसरी बात ये है, जो आपने नाम लिए जो कोर्ट में गए, उनकी स्ट्रैटेजी हमने, यानी बहुत लोग उस पे बात कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, जो जीते जो उनसे भी बात करी, जो हारे। तो हम लोग बेसिकली ये मानने वालों में से हैं कि कोर्ट में जाना गलत स्ट्रैटेजी है। उसकी स्ट्रैटेजी अलग है और वो चुनाव आयोग से शुरू होती है। और वहां पर एक बेसिक तैयारी करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा आहत हुए थे, जैसे वो जगताप सर, वो इतने आहत हुए कि वो फट से उन्होंने इम्पल्सिवली एप्लीकेशन कर दिया। हालांकि स्ट्रेटेजी ये नहीं थी विपक्ष की कि ये करना। तो इसलिए जिन लोगों ने कोर्ट में गए, जो लोग कोर्ट में गए हैं, उनके लिए नुकसानदेह होगा। कोर्ट में नहीं गए हैं, वो जानबूझ के नहीं गए हैं, बस वो चुनाव आयोग के पास एक अर्जी भेजना और वो जो वेरिफिकेशन है उसके लिए कोशिश करना, उतना तक एक स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा सीमित रखना चाहिए, ये मानना था। लेकिन इन्होंने किया चुनाव कोर्ट में, तो कोर्ट ने आज तक क्या दिया है न्याय? क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी तो उसका न्याय अभी तक नहीं आया, उसका निर्णय ही नहीं आया। बेचारे उद्धव ठाकरे, उसके बाद इलेक्शन हुआ और पता नहीं किसकी पार्टी कौन है, लेकिन वो हो गया। तो और ये चंद्रचूड़ साहब रोज इंटरव्यू एक नया दे रहे हैं और कह रहे हैं मेरी कॉन्शियस को बहुत ही खुशी हो रही है, मैं कॉन्शियस को मान के किया। तो ये क्या है, उमर खलीद अंदर के जाता है और वो बाहर जाते वक्त 8 दिन घर पे रह के निकला, तो मुझे लगा चंद्रचूड़ का कॉन्शियस क्या यही है? तो बात ये है सर कि कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था उनको। लेकिन जो लोग नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहे, वो लोग वो कर रहे हैं जो अलग स्ट्रेटेजी है, दो स्ट्रेटेजी। और उसमें ये लोग अलग हो गए क्योंकि इनको इम्पल्सिवली उनको लगा कि इमीडिएटली हमको दिखाना चाहिए, नहीं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, चुनाव आयोग हमको मानेगा नहीं। ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग उनको मानेगा नहीं, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी होती है, तो उनको चुनाव आयोग का हाँ या ना कहना भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, वो नहीं हुआ। तो ये लोग कोर्ट में गए, अब देखते कोर्ट क्या कहता है उनको, हमको और आपको तो मालूम है कोर्ट क्या कहेगा। तो ये है। लेकिन आपको मैं बताता हूं, जितने लोग हारे हैं ना, उनमें से सारे के सारे लोग इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करने के मूड में हैं और करेंगे। करेंगे। दिक्कत यही, जैसे हरियाणा में हुआ, अभी तक क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता है। हरियाणा पे सब शोर हुआ, आपके यहाँ सीधे सीधे सुप्रिया सुले ने कह दिया कि ईवीएम पे बात करना बेकार है, उसी ईवीएम से मैं 4 बार जीत कर आई हूं। सर, तो इसीलिए जब मुझे प्रॉब्लम है इतना बड़ा ईवीएम। नेता, जब सुप्रिया सुले जैसा नेता कह देता है इस बात को, तो कार्यकर्ता या छोटे नेता तो फिर अपने आप खामोश बैठ जाएंगे। नहीं सर, सुप्रिया सुले मैम जो है वो कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेताओं द्वारा ट्रोल भी हुई उसमें, और बाद में उन्होंने अपना बयान दोहराया नहीं। लेकिन सुप्रिया सुले जी ये क्यों मानती है कि वो चुन के आती है इसका मतलब ईवीएम सही है? ये भी तो हो सकता है सर, ईवीएम सही ना होने की वजह से वो 4 बार चुन कर आई है, ये भी तो हो सकता है ना। होने को तो ये भी मान सकते दूसरी तरफ से लोग। तो बात ये है कि वो ये क्या दुहाई दे रही है कि मैं चुन के 4 बार ये कोई लॉजिक है? आप बताइए, ये लॉजिक है कि मैं चुन के 4 बार आ गया भाई, ईवीएम सही है? क्यों? क्यों भाई? आप ऐसा आप कोई पैरामीटर है या आप कोई रासायनिक वो है, ये जो जैसे प्रयोग। लिटमस है, जो टेस्ट लगाने के बाद आप पास हो गए तो बस सारी दुनिया ठीक है, तो आप चुन के आ गए तो चुनाव की प्रक्रिया सही है, ऐसा है? आप हारी हुई होगी 4 बार और अपने पिताजी के प्रभाव और मोदी जी के दोस्ती की वजह से, अडानी के हस्तक्षेप की वजह से 4 बार चुन के आई होगी, ये भी तो हो सकता है। तो इसकी इसीलिए हमको ईवीएम पे बहुत शक हो रहा है, ये भी तो हो सकता है। यानी आप लॉजिक देते वक्त ऐसे भी मैं दे सकता हूं सर। अब ये मैं दे नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उनका जो लॉजिक है वो बेसिकली गलत इसलिए है
कि उनका चुन के आना कोई लिटमस टेस्ट नहीं है ना दुनिया के, कि यूनाइटेड नेशंस ने मान लिया है कि सुप्रिया सुले जब जीतेगी तब ईवीएम सही है, ऐसा थोड़ी है। तो ये हास्यास्पद भी है और उनका उनका जो चाइल्डिश है ये बहुत ही। तो ये कांग्रेस के लोग, और यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ हरियाणा में जो स्थिति है वो यहाँ नहीं है। यहाँ कांग्रेस के लोकल लीडर्स है वो बहुत सजग हैं। आप महाराष्ट्र में आई हैं तो आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है। और यहाँ कांग्रेस के लोग सजग है, उद्धव ठाकरे के गुट के लोग सजग है, और आपको आश्चर्य होगा जीते हुए लोग हैं ना शरद पवार गुट के, वो भी बहुत सजग है। उन्होंने चैलेंज किया है कि 5 महीने में पूरी दुनिया को शॉक होगा। ऐसे उत्तम राव जानकर, जो मार्केटवाड़ी का आप मॉडल है, उन्होंने कहा कि 5 महीने में दुनिया के सामने ऐसे तथ्य मैं रखूंगा कि जिससे दुनिया शॉक हो जाएगा। और मुझे यकीन है, क्योंकि उत्तम राव जानकर ऐसे व्यक्ति नहीं है, जो ज्येष्ठ नेता है, और ऐसे व्यक्ति नहीं कि कुछ भी बड़बोलेपन से बोल ले। उनके कोई उनका बयान अभी तक आज ने लाइफ में आपने सुना नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि और वो जीते हुए हैं, वो हारे हुए नहीं है। मार्केटवाड़ी का मॉडल वो करने गए थे, वो जीते हुए उम्मीदवार है। वो बोले कि मैं रिजाइन करता हूं और फिर से आप बैलेट पे ले लो तो मैं ज्यादा मार्जिन से चुन के आऊंगा। तो ये ऐसे लोग हैं महाराष्ट्र में सर। महाराष्ट्र में बहुत टेढ़े लोग हैं। तो अब वो मानते थे हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में रोजमर्रा की जिंदगी में टेढ़ापन है। चुनाव के मामले में हार गए हो, लेकिन महाराष्ट्र में हार नहीं मानने वाले। आप महाराष्ट्र में आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूं। आपको मैं दिखाऊंगा कि लोग क्या कर रहे हैं, जो चुन के आए नहीं हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊं। हाँ, ये बात है कि बहुत निराशा है, लोगों में भी बहुत निराशा है, तो देश में ही है, सफोकेशन है। आर्थिक मंदी की वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, और डेमोग्राफिक जो बेनिफिट हमको बोनस मिल रहा था, हमारा सबसे यंग देश था, तो वो हमने बर्बाद कर दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में, हमने अपने डेमोग्राफिक फायदे को बर्बादी में डाला है। अब हम लोग साइंस की बजाय कुंभ में जा रहे हैं। अच्छा, मंजुल और सतीश आचार्य का क्या मामला है? इन लोगों को नोटिस भेजी गई है? हाँ, अब ये है कि मंजुल और सतीश आचार्य को अलग अलग कार्टून्स के लिए उनके इलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म जो है उनको नोटिस भेजी गई मुंबई पुलिस द्वारा अच्छा कि अच्छा अच्छा। इनका ट्वीट उतारा जाए। उन्होंने ये खत लिखा दोनों कार्टूनिस्ट को कि आपका ट्वीट उतार नहीं रहे हैं हम लोग, लेकिन ये हमने ये ये राजू भाई कोई नई बात नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। पश्चिम बंगाल से आपको याद होगा एक वीडियो आया था जिसमें एक महिला को लोग पीट रहे थे और उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल थे। मैंने वो वीडियो लगाया था और पश्चिम बंगाल पुलिस का मेरे पास नोटिस आया था और वैसे ही ट्विटर ने कहा कि हम हटा नहीं रहे हैं इसको, लेकिन इस पर नोटिस आया हुआ है। तो ये तो देश भर की सरकारें कर रही हैं, ये कोई अलग नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन सर महाराष्ट्र में आप जो बता रहे थे नया कानून बन रहा है, उसके बाद ज्यादा खतरनाक हो सकता है मामला। नहीं सर, मैं एक बात बता दूं, लेकिन कार्टूनिस्ट के मामले में देश में ऐसी प्रथा रही है। बहुत बड़े बड़े नेता, मनमोहन सिंह जी लीजिए, कार्टूनिस्ट के उनके ऊपर बनाए हुए कार्टून वो दीवार पे लगाते थे, यानी नेहरू जवाहरलाल नेहरू लगाते थे। ऐसी परंपरा रही है। अब एक घटना को चित्रित करने के बाद वो गलत निकले और उसको लगाया, पुलिस ने किया शांति को वो भंग गलत नहीं कर। थी, वो गलत नहीं थी घटना। नहीं, मैं बस मानता हूँ कि टीएमसी उसमें सही भी थी, इम्प्लीकेट हो रही थी। लेकिन सर जी। कार्टूनिस्ट के मामले में हम इतने संवेदनशील अलग तरीके से हो रहे हैं, गलत तरीके से, ये भयानक है। कार्टून के मामले में इतना तो सिर्फ हिटलर हुआ करता था, नाजी पार्टी हुआ करती थी। तो कार्टून का मामला था, हाँ। इसलिए हमको आश्चर्य हुआ, वरना ये तो देश भर में चलता रहता है, इसको मैं भी मानता हूँ। अच्छा, ये परभड़ी वाली घटना और जो सुरेश देशमुख वाली घटना आप बता रहे हैं, ये कैसे इनको, मतलब जिस तरह से हमारी पहले भी बात हो रही थी कि ये घटनाएं कैसे बीजेपी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं, कैसे वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर केस, क्योंकि घटनाएं तो होती रहती हैं। सारे देश में इंसान की जान की कोई बहुत ज्यादा कीमत तो है नहीं। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसका एक कार्यकर्ता असम में मारा गया, एक कार्यकर्ता यूपी में मारा गया, बातचीत खत्म हो गई, कांग्रेस ने भी उसको कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन इन दो घटनाओं पे महाराष्ट्र के अंदर लगातार जो बातचीत चल रही है, उसकी वजह क्या है? सर, ये दो अलग घटनाएं हैं। सोमनाथ हाँ, सूर्यवंशी की घटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले उस पर आता हूँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट है परभणी यानी वाली, इसलिए क्योंकि परभणी उसको वाली। ज्यादा दबाया गया है। हम्म। सोमनाथ सूर्यवंशी एक कार्यकर्ता हुआ करता था, दलित कार्यकर्ता था, और वो एक समुदाय से यानी उन्होंने कुछ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, और उस दिन
पुलिस ने, यानी सिर्फ वो सोमनाथ सूर्यवंशी की वजह से वो बात आपको पता चल रही है, लेकिन उस दिन पुलिस ने इस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया कि वहां पर जो औरतें थी, यानी प्रेग्नेंट औरतें थी, उनको इस बर्बरता से पीटा गया। उसकी फोटोग्राफ देखेंगे तो दिल हिल जाएगा सर। और सोमनाथ सूर्यवंशी लॉ का सेकंड ईयर का विद्यार्थी था, और वो स्वाभाविक रूप से वो जानता था, लॉजिकल माइंड था उसका। उसके सारे जो भाई भाई वो है, वो भी पढ़ लिख रहे हैं। उसके गरीब घर में शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अंबेडकर जी को लोग मानते हैं, वडार समाज से हैं। तो उसकी माँ पत्थर फोड़ती है आज भी, और वो सिखाती है, अपने बच्चों को सिखाया उन्होंने। तो उसमें से एक सोमनाथ था। सोमनाथ क्या कर रहा था, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। पुलिस जिस तरह से बर्बरता से महिलाओं को परभणी में पीट रही है, दलित महिलाओं को पीट रहे है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। और उसका मैं आपको ये भेजता हूँ, अभी मैं आपको उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजता हूँ कि इतना मारा उसको, इतना पीटा कि उस मारने से, उस जख्म में, उससे ट्रॉमा में उसकी मौत हो गई। उस मौत को आज तक दबाया हुआ है, कोई किसी को पुलिस पे कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिस वाले पे नहीं। उल्टा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री फडणवीस साहब ने पुलिस का पक्ष लेकर ऐसा कहा कि उसको पहले से ही बीमारियां थी, वो सशक्त था, एकदम पावरफुल लड़का था, यंग था यार, लॉयर बन रहा था। तो अपने पास उसका पूरा ये है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मेरे पास। क्या सिर्फ रामदास आठवले ने भी कहा कि पुलिस ने ये पुलिस को, यानी पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हुई है। ये सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं, रामदास आठवले जो बीजेपी के गवर्नमेंट में है, उन्होंने भी कहा। तो उसकी हत्या होने के बाद आज तक सर परभणी में ये न्यूज को तो दबाया गया, और इस न्यूज को दबाने के बाद मैं आपको वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी कॉपी भेज रहा हूं, वो आप जरूर दिखाइए लोगों को, देश के लोगों को पता चले कि महाराष्ट्र में क्या बिल्कुल चल रहा है। तो बिल्कुल। आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया, और वो औरतों को जिस बर्बरता से पीटा गया सर, उनको न्याय तो दूरी दूर की बात है। वो पुलिस वाले जो हैं जिन्होंने पीटा, उन्होंने क्यों पीटा? एक एसआईटी बिठाना, या ऐसा पहले हुआ करता था कि एक कमीशन बैठता था और उनको सवाल जवाब होते थे पुलिस से, आपने क्यों पीटा, ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई थी? कुछ भी नहीं हुआ। यानी पुलिस कार्टूनिस्ट को नोटिस भेज रही है, और जो बर्बरता और मृत्यु हो रही है उसके ऊपर पुलिस आराम से बैठी हुई है। दूसरी घटना हुई मराठवाड़ा में हुई, बीड में हुई। वहां पर सरपंच थे संतोष देशमुख, वो भारतीय जनता पार्टी के ही सरपंच हुआ करते थे। उनको अभी जो मंत्री हैं अजित पवार गुट के, धनंजय मुंडे, उनके बहुत करीबी मित्र और उनके सब कुछ, यानी जैसे कि पालक मंत्री बीड के जब धनंजय मुंडे बने, तो पालक मंत्री वाल्मीकि कराड़ बने, एग्जीक्यूटिव पालक मंत्री। यानी जैसे कि आप संपादक हो, आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं है तो कार्यकारी संपादक किसी को अपॉइंट करते हो, वैसे वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कराड़ पहले तो उनके घर में बच्चों को संभालना, ये सब गोपीनाथ मुंडे के टाइम से करते थे। वो वाल्मीकि कराड़ आज 1500 करोड़ के मालिक है। उनके लिए ये कहा जाता है, बीड में 100% खून होते तो 80% वाल्मीकि कराड़ और उनकी गैंग की तरफ से होते हैं। और अच्छा। उनके औरतों के प्रति जो अन्याय है उसकी कोई बीड में सीमा ही नहीं है। ये वाल्मीकि कराड़ और उनके गुर्गे जो है, उन्होंने, वो संतोष देशमुख साहब है जो है, उनको इतनी मराठा कम्युनिटी से आते हैं और ये वंजारी कम्युनिटी से, लेकिन ये कोई जातिगत वो नहीं था, इक्वेशन नहीं था। उन्होंने वो संतोष देशमुख इस तरह से पीटा, इस बर्बरता, उनके आंख जलाए, उनके लिंग को काटा, पूरे शरीर में 2 लीटर खून जमा हुआ था, इतना मारा। उन्होंने जब पानी मांगा तो उनके ऊपर किसी ने पेशाब कर दिया। तो ये इस तरह से मारा। उनके बच्चे, बीवी, सारे लोग न्याय के लिए आक्रोश कर रहे हैं। उनके जो यानी गुर्गे, आका नहीं, उनका मेन आका वाल्मीकि कराड़ को बहुत बाद में, उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। तो वो भी गुर्गों को पकड़ने के लिए 26 दिन लगे पुलिस को, जबकि कार्टूनिस्ट को 1 दिन में नोटिस जाते हैं। इसलिए वो कार्टूनिस्ट का मैंने बोला कि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 26 दिन के बाद वो बच्चे पकड़े गए, 6 जो बर्बरता से मारे हैं। फिर वाल्मीकि कराड़ कुछ शरण आ गए, उनको पकड़ा नहीं था। 26 दिन के बाद वाल्मीकि कराड़ शरण आ गए। और आपको मालूम होगा कि एक छोटी सी बात मैं आपको बोलता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा ताकत कितनी है उनके पास। तो ये गैंग के पास इतनी ताकत है सर, उनका पुलिस थाने में जो गाड़ी रखी है वाल्मीकि कराड़ जिसमें शरण आए, उनकी खुद की गाड़ी, उसको ढककर रखा है पूरा तरह से।
आपने कभी पुलिस थाने में ढकी हुई गाड़ी देखी है किसी अपराधी की? हाँ, जंग नहीं। लग जाती है लेकिन कोई हाथ नहीं लगाता, धूल आती है ना, उसको ढक कर रखिए क्योंकि आका है। उनके गॉडफादर जो है धनंजय मुंडे, उनके गॉडफादर जो है अजित दादा पवार है। अजित दादा पवार तो फडणवीस जी के बहुत करीबी साथी है, उप मुख्यमंत्री है, और लोग मानते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा। और हालांकि पहले दिन जिस दिन वाल्मीकि कराड़ को पकड़ा गया, यानी उसको शरण आ गया, सॉरी पकड़ा नहीं गया, उस दिन उनके साथ सारे जो एसआईटी के पुलिस थे उनकी फोटोग्राफ्स अभी जीत के बाद, धनंजय मुंडे के विधानसभा जीत के बाद वो आई। आज जो मैंने फोटोग्राफ डाला है, जो वो वाल्मीकि मुंडे के कार्यकर्ता ने डाला है कि अंदर जाके ईवीएम को बटन दबाते हुए वो फोटोग्राफ लेके इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं। उन्होंने 10 मीटर के अंदर किसी को, मतदाता को जो मतदान करेगा नहीं उसको आने ही नहीं दिया। तो आप 188 जो मतदाता क्षेत्र है वहां पर उनके विरोधकों को वोटिंग ही नहीं करने दिया उनके गुंडों ने। ये लेवल पे गुंडाई और ये चल रही है। औरतें इतनी अनसेफ है सर। मेरे एक मित्र हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनकी वाइफ ने 8 दिन में बोला कि मैं बेटी जो एडोलसेंस में है उसको लेकर मैं पुणे जाती हूँ, क्योंकि यहाँ बेटी को बड़ा करना बहुत बड़ा नामुमकिन है, कभी कौन आके उठा के लेके जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये लेवल की इस दहशत और भय इनका है। और इनकी मरम्मत के, वो जिस दिन वाल्मीकि कराड़ शरण आया, कोइंसिडेंस देखिए, उसी दिन हवालदार लोगों के लिए 5 बेड लगाए गए। अब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री फडणवीस साहब कहते हैं वो हवालदार लोगों के लिए लाए, लेकिन इतने दिनों से लाए नहीं थे, आज वो उसी दिन लाए गए। फिर कई लोग, संदिग्ध लोग जो उसके साथी थे, वो बिंदास अंदर जा रहे थे। सीआईडी की जो जांच हो रही थी उसमें से कई सीआईडी के वो पहले अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने वाल्मीकि कराड़ के साथ अपनी फोटो रखी थी। तो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि ये लेवल पे तो संतोष देशमुख के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनकी बेटी का बयान आप सुनिए कभी, मुझे वो भीड़ में मेरे पापा नहीं दिखते करके रोती है वो। और वो बच्चा तो और भी छोटा है, उनकी वाइफ तो बोल नहीं पा रही है कि दुख से। तो उनको न्याय मिलना तो बड़ी बात है सर। लोग कह रहे हैं कि धनंजय मुंडे को रेसिग्नेशन देना चाहिए। अरे जहां रामगोपाल वर्मा को साथ में लेके गया इसलिए विलास राव ने रिजाइन किया था। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है, ऐसा कहने के बाद गृह मंत्री आर पाटिल ने रिजाइन किया। ये महाराष्ट्र का आज तक का रिकॉर्ड रहा है। तो यहाँ इतनी बात होने के बाद अजित दादा ने क्या बोला मालूम है? जब दोषी ठहराए जाएंगे धनंजय मुंडे तब वो रिजाइन करेंगे। अब वो पद पे बैठे हुए हैं, उनकी जो सीआईडी हो या एसआईटी हो, जो भी इंक्वायरी हो रही है, वो कैसे पक्षपात बिना होगी, क्योंकि आपके आका ही ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें सर हो रही है महाराष्ट्र में। यहाँ परभणी में मैंने बोला पुलिस भक्षक बनी है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो है एक ही है। उनका पहले अपने 5 सालों में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आरएसएस का किसी भी व्यक्ति का फैसिस्ट दबाव तो हमेशा रहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे तो दबाव था, हुआ करता था। और जिस तरह से निपक्षपात से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था वैसे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो जो गठबंधन के पार्टियां हैं उनके सारे गुंडे आ चुके हैं मिनिस्ट्री में, फिर इनके पार्टी के कुछ गुंडे आ गए हैं, फिर कौन से पार्टी के गुंडे कितने ज्यादा प्रभावी है उस पर बात हो रही है। यानी आपको और एक बात बताता हूँ कि धनंजय मुंडे के ऊपर जो बोल रहे हैं सुरेश धस साहब, जो एमएलए हैं बीजेपी के, तो उनके कारनामे और उनकी बीवियां, उनकी लिस्ट, फिर उन्होंने किए हुए गलत काम, उसका भी आने लग गया। फिर वो मुंडे साहब के यहाँ से आने लग गया। और वो, मैं उसमें आश्चर्य, यानी मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन लोग क्या बोलने लगे, नहीं उनके लेकिन कम है गुना, इनके ज्यादा है। तो कंपैरेटिव स्टडी में अब ये हमारे यहाँ पर अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नापा जाने लगा। तो एक बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरी तरह से माफिया से घिरे हुए हैं। उनके दिल्ली के आका खुद माफिया हैं और ये देश न जाने किस अंधा युग में चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम महाराष्ट्र में जी रहे हैं सर, और मुझे नहीं लगता है कि किसी अन्य राज्य से हमारी स्थिति अलग है। साउथ के राज्य का छोड़ दीजिए। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी का ही एक सरपंच सुरक्षित नहीं है, उसके साथ इतना सब कुछ होता है और उसके बाद भी न्याय मिलने की उम्मीद कहीं दिखाई नहीं देती है, तो फिर किस तरह का प्रशासन है, आम लोगों को कितना न्याय मिलेगा, इस पर बात करना भी मुझे लगता है कि बिना मतलब हो जाता है।
मेरा मन आपको था कि सोमनाथ सूर्य आपको सोमनाथ सूर्यवंशी का वो मैंने रिपोर्ट भेजा है, वो आप ज़रूर हाँ, हाँ, दिखाइए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल दिखाएँगे। दिखा ही रहे इस समय, और कुल मिला-जुला के सारा मामला ये है कि महाराष्ट्र इस देश का एक ऐसा राज्य रहा है जो मॉडल के रूप में जिसको देखा जाता रहा है। मॉडल सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल नहीं, बॉम्बे है जो कल्चर का मॉडल है, पुणे कल्चर का मॉडल रहा है, और एक अलग तरह का महाराष्ट्र से मेरा अलग तरह का रिश्ता है। मेरी सारी किताबें मराठी में ट्रांसलेट हुई हैं, महाराष्ट्र में लगातार जाता रहा हूँ। तो पढ़ना, लिखना, विचारधारा के प्रति सोचना, ये सारा कुछ महाराष्ट्र में बहुत साफ-साफ दिखाई देता रहा है। लेकिन इधर लगता है कि महाराष्ट्र का बिहारीकरण हो रहा है। मैं बिहार का अपमान करना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह के अपराध, इस तरह की चीज़ें बिहार से जुड़ी हुई हमने देखी हैं। कहाँ बिहार सुधरता, ऐसा लग रहा है कि बाकी देश को भी लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन रोक सकता है, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू सर।